तो आज क्लास 10 में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का पार्ट 3 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि ज्यूसेप्पे मैत्सिनी ने किस प्रकार रूढ़िवाद का अंत कर दिया था। उसने बहुत सारे संगठन बनाए थे, जिसमें से जो मेजर 2 संगठन थे वो यंग इटली और यंग यूरोप था। तो अब जिस तरीके से अंत हुआ वो अगले पार्ट में जो कि लिखा हुआ है क्रांति का युग 1830 से 1848 के बीच, यहाँ पे डीपली बताया गया है कि किस तरीके से रूढ़िवाद का अंत किया जाता है। तो इस दौरान हम लोग आज 4 टॉपिक कवर करने वाले हैं। इनके सब टॉपिक्स भी हैं, जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे तो हमें इनके बारे जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहला, शुरुआत किस प्रकार हुआ, जो क्रांति हुई। दूसरा, संस्कृति का क्या योगदान था या फिर रूमानीवाद क्या होता है। तीसरा, भूख, कठिनाई और जन विद्रोह क्या हुआ, कैसे हुआ। और अंत में 1848 ईस्वी में जो उदारवादियों का जो क्रांति हुआ था उसके बारे हम लोग जानेंगे, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्या होता है कि फ्रांस में जो बुर्बो राजवंश को बहाल किया गया था तो वापस से उसे हटा दिया जाता है और इसकी जगह पर एक दूसरे राजतंत्र की स्थापना की जाती है। राजतंत्र की स्थापना होती है, गणतंत्र की नहीं। तो ये जो राजतंत्र होने वाला था वो एक संवैधानिक राजतंत्र होता, यानी कि संविधान सम्मत होता। जो भी नियम बनाए जाते उस नियम के अनुसार जो भी राजतंत्र होता वो काम करता। तो सबसे पहला क्या हुआ, फ्रांस में बुर्बो राजवंश को हटाना। और दूसरा पॉइंट, संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना। और इसमें जो राजतंत्र लागू किया गया था उसमें जो राजा बनाया गया था उस राजा का नाम था लुई फिलिप। अब यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट है वो है यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। तो ये जो टॉपिक है एक्सरसाइज में भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कि तो इस पर टिप्पणी करना है, यूनानी स्वतंत्रता युद्ध। तो इसको ध्यान से सुनेंगे। जो यूनान था वो ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। तो ऑटोमन साम्राज्य क्या थे, उसमें बहुत सारे अलग अलग जो क्षेत्र कह सकते हैं उन सबको मिलाया गया था और उसमें से यूनान भी एक क्षेत्र था। तो 1821 में वहाँ पर जो रूढ़िवादिता होती है उसके खिलाफ संघर्ष जो होता है वो फैल जाता है और उसे किसका सपोर्ट मिलता है, उसे कवियों, लेखकों का सपोर्ट मिलता है। तो कवि और लेखक क्या करेंगे, कवि और लेखक जो रहेंगे वहाँ के जनसाधारण पर अपनी छाप छोड़ेंगे, अपने लेखन द्वारा, अपनी कविता द्वारा लोगों को मोटिवेट करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से उनके साथ भेदभाव हो रहा है कह सकते हैं, या किस तरीके से उनके साथ अन्याय हो रहा है। इसके अलावा यूनान की जो भी संस्कृति थी जो कि पुरातन कालीन थी उसकी भी प्रशंसा की जाती है। तो युद्ध चलता है और उसके साथ में लास्ट में कुस्तुनतुनियास की संधि होती है 1832 ईस्वी में और उसके बाद यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया जाता है। तो हम लोग पॉइंट नोट करते हैं। तो ये था पहला, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। तो इसमें पहला 1821 में जन विद्रोह,
विद्रोह किस लिए हो रहा था कि इसे एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया जाए और जो भी रूढ़िवादिता है, जो भी निरंकुशवाद इनके ऊपर थोपा जा रहा है, उसका भी अंत हो जाए। तो कवि और लेखक ने क्या किया? जनमत जुटाया, लोगों को एक किया, संघर्ष, और प्रशंसा की। किसकी प्रशंसा की? यूनान के सभ्यता और संस्कृति की। तो क्या होता है? कुस्तुनतुनिया की संधि 1832 ईस्वी में, और यूनान जो होता है वो स्वतंत्र हो जाता है। यूनान किस क्षेत्र का हिस्सा था? ऑटोमन साम्राज्य का। तो इसे आज़ाद कर दिया जाता है ऑटोमन साम्राज्य से। ठीक है। संधि कब होती है? जब युद्ध होता है दो देशों के बीच, तो उसके बाद संधि की जाती है। उसमें कुछ कुछ एक देश अपना विचार रखता है और उस विचार के अनुसार क्या होता है, उन चीज़ों पर हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं। इस प्रकार संधि के बाद दो देश पीसफुली रह सकते हैं। सेकंड पॉइंट आता है संस्कृति का योगदान, यानी रूमानीवाद। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि ये रूमानीवाद है क्या। तो रूमानीवाद क्या है? एक तरीके का सांस्कृतिक आंदोलन है। सांस्कृतिक आंदोलन यानी कि जो भी लोक कथाएं हैं, लोकगीत है, उसके बाद जो भी कवियों ने गायन जो रचा है, और जो भी लेख लिखे हैं, जिससे क्या हो, लोगों में एक राष्ट्रवाद की विचार की भावना पनपे। और इसके अलावा बहुत सारी जो लोक कथाएं होती है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलकर आती हैं, तो उन लोक कथाओं का और प्रचार प्रसार किया गया। इससे ये बात को जोड़ा गया कि अतीत में क्या था, अतीत में हम सब एक थे, हमें एक राष्ट्रवादी भावना थी। तो इन सब लोक कथाओं का सहारा लेकर वापस से अतीत को दोहराए जाने को फोर्स किया गया। अतीत का क्या दोहराना था? वही एकता की भावना। तो पहला है रूमानीवाद। क्या है ये? एक सांस्कृतिक आंदोलन जिसके अनुसार कविता, कहानी, लोकगीत और कह सकते हैं हम लोग पेंटिंग्स, चित्र, इन सब के द्वारा क्या किया गया? अतीत की एकता व विरासत से सामूहिक राष्ट्रवाद की भावना। तो क्या किया गया? वैज्ञानिक महिमा मंडन की जगह
मतलब जो भी लॉजिकल थिंकिंग था उसकी जगह भावनात्मक चीज़ों को ज़्यादा प्रोत्साहन दिया गया। एग्जाम्पल के लिए आप लोग अगर अपने किताब को खोलेंगे तो पेज नंबर 14 में यहाँ पे एक चित्र दिखाया गया है। क्या है ये? यूजीन देला क्रोआ। तो इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ बच्चों का भी फोटो है, कुछ स्त्रियों का भी है और कुछ पुरुषों का भी है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि तुर्कों ने क्या किया है, 20,000 लोगों को मार डाला। ठीक है, और इसमें यहाँ पे स्त्रियों की स्थिति आप देख सकते हैं और जो बच्चे हैं उनकी स्थिति काफ़ी दयनीय दिखाई गई है। तो इस दौरान जो लोग थे उस क्षेत्र के, उसके मन में ये भावना डाला गया कि तुर्कों के आक्रमण से क्या हुआ, हमारी ज़िंदगी बदतर होती चली गई, हमारे पूर्वजों ने बहुत परेशानी का सामना किया। तो उनके मन में एक तरीके की जलन की भावना और एक तरीके की राष्ट्रवाद की भावना का प्रसार होता है। यहाँ पे जो स्त्रियां हैं उनके जो कपड़े बनाए गए हैं वो चटक रंगों से बनाए गए हैं ताकि लोगों का जो ध्यान है वो आकर्षित हो कि महिलाओं की स्थिति किस प्रकार की थी। तो अब यहाँ पे बात है कि भावनात्मक जोर क्यों दिया गया। तो सबसे पहला बात है कि पोलैंड जो इलाका था उस इलाके में ज़्यादातर लोग जो थे वो निरक्षर थे। निरक्षर यानी कि पढ़े लिखे नहीं थे, तो वो लॉजिकल थिंकिंग को हो सकता है उतने अच्छे तरीके से नहीं समझ पाए, इसलिए भावनात्मक प्रसार किया गया, लोक नृत्य करवाए गए, लोक कथाएं करवाई गई, जिससे लोगों में एक तरीके की एकता की भावना का प्रसार हो सके। क्या यहाँ पे एग्जाम्पल में पोलैंड में निरक्षरता थी, इसलिए लोक गायन, लोक नृत्य को प्रोत्साहित किया गया ताकि जो निरक्षर लोग हैं वो भी जो कहा जा रहा है उसे समझ सकें। ठीक है, तो रूमानीवाद का डेफिनेशन हो गया है और इसका एक एग्जाम्पल भी है। इसके साथ हम लोग चलते हैं थर्ड टॉपिक में, जो क्या है, थर्ड टॉपिक नहीं है, इसी का सेकेंड पार्ट है। ये फर्स्ट है रूमानीवाद और सेकेंड है भाषाई भूमिका। मतलब भाषा की क्या भूमिका थी एकतावाद की भावना का प्रसार के लिए। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है और एग्जाम्पल किसका है, पोलिश भाषा का। तो जब पोलैंड पर रूस अपना अधिकार कर लेता है तो वहाँ पे जो पोलिश भाषा होती है उसे बंद करवा दिया जाता है और ऐसा निर्देश दिया जाता है कि रूसी भाषा का प्रयोग किया जाए। तो इसके विरोध में क्या होता है, इसके विरोध में जो चर्च के पादरी वर्ग होते हैं, बिशप होते हैं, उन लोगों ने मिलकर जो भी धार्मिक शिक्षा हुई वो सब पोलिश भाषा में देनी स्टार्ट कर दी। तो ये एक तरीके का क्या था, विद्रोह था और अपने भाषा के प्रति एक ऊंचेपन की भावना, अपने भाषा के प्रति एक समर्पण की भावना। तो बाद में इनका अंत ये होता है कि इनको जेल भेज दिया जाता है और बाद में साइबेरिया भी भेज दिया जाता है। तो भाषा ने एक तरीके से एकतावाद और राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना का भी प्रसार किया। तो लिखते हैं पॉइंट, पोलैंड में रूस का वर्चस्व, फिर पोलिश भाषा पर बैन, सेकंड क्या, रूसी भाषा का प्रचार। तो इसका विरोध किस प्रकार से करते हैं लोग, पादरी और जो बिशप रहते हैं द्वारा
जो धार्मिक शिक्षा होगी पोलिश भाषा में, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इसका परिणाम ये होता है कि जेल भेजना इन लोगों को, इसके अलावा साइबेरिया में भी इनको भेज दिया जाता है, ठीक है। अब हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं, जो है भूख, कठिनाई और जन विद्रोह। तो थोड़ा इसके बारे जानते हैं कि यूरोप में जो 1830 का दशक था उसमें जनसंख्या में भारी वृद्धि होती है। तो जनसंख्या तो बढ़ती चली जा रही है, लेकिन रोजगार जो है वो पर्याप्त संख्या में, पर्याप्त नहीं कह सकते, एक लिमिटेड संख्या में है। तो उस दौरान क्या हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है। इसके अलावा जो बुनकर थे, जो अपने द्वारा तैयार कपड़े जो कि बाज़ार में बेचना चाहते थे वो बेच नहीं पाते थे। तो इसके पीछे क्या रीज़न था, इंग्लैंड के कपड़े जो थे वो यूरोप के लगभग हर बाज़ार में भेजे जाते थे, जो कि अच्छे भी होते थे, जिस कारण से क्या होता था, बाज़ार में उनके कपड़ों की ज़्यादा डिमांड थी और जो बुनकर थे वे अपने कपड़े को उतना अच्छे तरीके से सेल नहीं कर पाते थे। ये हो गया। उसके अलावा क्या था, शुल्क में दबे हुए थे किसान। ज़मींदार का जानते हैं आप लोग, तो वो क्या करते हैं, कम ब्याज पे शुरुआत में पैसे देंगे और बाद में जो ब्याज की दर है वो बढ़ाते चले जाएंगे। इसके अलावा खाद्य पदार्थ का क्या होता है, उसका जो मूल्य होता है वो भी बढ़ा दिया जाता है, कभी कम रहता है कभी ज़्यादा हो जाता है। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। इसके अलावा अगर फसल खराब हो गई तो क्या होगा, फसल खराब होने से सबसे पहले किसान तो ज़मींदारों को कर नहीं दे पाएगा, बाज़ार में नहीं पहुंच पाएंगे, फसल नहीं पहुंच पाएगा तो जितने भी बचे कुचे फसल है उसका दाम बढ़ जाएगा तो ज़्यादा पैसे पे उनको ख़रीदना पड़ेगा। अब कैसे खरीदेंगे, लोग तो बेरोज़गार हैं। तो हर तरीके से क्या हो रहा है, जो आम जनता है उनके सामने परेशानियाँ खड़ी हो रही हैं। तो क्या क्या है, पॉइंट्स लिखते हैं। 1830 का दशक, क्या क्या हो रहा है, जनसंख्या वृद्धि, जिससे रोजगार जो है वो लिमिटेड है, रोजगार, या फिर हम लोग लिख सकते हैं बेरोजगारी में बढ़ोतरी। सेकेंड पॉइंट, इंग्लैंड के बने कपड़ों से प्रतिस्पर्धा। तीसरा, अधिक कर, किसानों की दयनीय स्थिति। चौथा, खाद्य पदार्थों की कीमत में बढ़ोतरी। एंड फिफ्थ पॉइंट इज फसल खराब। और ये जो है यही रीज़न बनता है कि आम जनता जो सरकार रहती है उससे खिलाफ विरोध करती है।
तो यहाँ पर हम लोग दो विद्रोह पढ़ेंगे। पहला है 1845 का विद्रोह और दूसरा है 1848 का विद्रोह। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। पॉइंट बी, अठारह सौ 1848 का विद्रोह। 1848 के विद्रोह को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट वाले पॉइंट में। तो पहले सुन लिया जाए। तो 1845 में जो सिलेसिया के बुनकर होते हैं, सिलेसिया यहाँ पर एक इलाके का नाम रहता है, तो उनको क्या करते हैं, उनको जो ठेकेदार होते हैं कच्चे माल देते हैं, बदले में वो कपड़ा तैयार करते हैं। अब जितना कीमत उनको कपड़े का मिलना चाहिए उतना कीमत उनको मिलता नहीं है, कम कीमत दी जाती है। क्यों ऐसा है? क्योंकि लोगों की संख्या ज़्यादा है, बेरोज़गारी ज़्यादा है, तो यहाँ पे ठेकेदार क्या कर रहा है, फ़ायदा उठा रहा है। तो 1845 ईस्वी में पहला जो विद्रोह हुआ, सिलेसिया के बुनकर। तो ठेकेदार क्या कर रहे हैं, कच्चे माल दे रहे हैं, बदले में कपड़ा तैयार कौन कर रहे हैं, बुनकर, और बदले में कम मूल्य मिल रहा है। तो अब विद्रोह किस प्रकार से होता है सुनते हैं। तो 4 जून को क्या होता है, 4 जून को दोपहर 2 बजे के बीच जितने भी जो बुनकर वर्ग होते हैं वे लोग एक झुंड बनाकर जो ठेकेदार होता है उनके घर घुस जाते हैं और उसकी जो भी खिड़की दरवाजे होते हैं उसको तोड़ फोड़ कर देते हैं और उसके भंडार घर में घुसा जाता है और उसके बाद वहाँ पे भी जितने भी सामानें होते हैं उनको नष्ट कर दिया जाता है, तोड़ फोड़ दिया जाता है। तो ठेकेदार क्या करता है, अपने जो परिवार वाले होते हैं उसको लेकर किसी दूसरे गांव में जाता है शरण लेने के लिए। तो दूसरे गांव वाले भी उसकी जो भी करतूत रहती है उस कारण से उसको वहाँ पे शरण नहीं देते हैं। तो बाद में उसे सेना को बुलवाना पड़ता है और सेना को बुलवाने के बाद 11 बुनकरों पर गोली चला दी जाती है और इस प्रकार से ये विद्रोह शांत हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग करते हैं 1848 का विद्रोह। यहाँ पर जो भी घटना हुई है उस घटना को आप लोग बुक में पढ़ सकते हैं। ये जो टॉपिक है भूख, कठिनाई और जन विद्रोह, इसका जो लास्ट पैरा है उसमें इस घटना का वर्णन किया गया है। तो 1848 का विद्रोह किस प्रकार से होता है उसको हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। हाँ जी, अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर जो विद्रोह है वो किस कारण से हुआ है, ठीक है, निरंकुशवाद के विरुद्ध हुआ है, रूढ़िवाद के विरुद्ध हुआ है। तो क्या किया जाता है इसमें, सबसे पहला जो कि लुई फिलिप को संवैधानिक राजतंत्र के अंतर्गत राजा बनाया गया था उसको भगा दिया जाता है। तो लिखते हैं, लुई फिलिप को भगा दिया। उसके बाद नेशनल असेंबली इसका गठन हो जाता है और ये किस सिद्धांत पे चलेगी, गणतंत्र के सिद्धांत पर चलेगी। नेक्स्ट पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, 21 वर्ष के सभी जितने भी आदमी होते हैं सभी पुरुष को वोट का अधिकार। अभी भी आप लोग देख सकते हैं कि पूरी
जो जनता है 21 वर्ष से ऊपर की उम्र की, उनको वोट देने का अधिकार नहीं मिला है। उसके बाद और क्या किया जाता है? काम की गारंटी, रोजगार मिलेंगे और इसके साथ में राष्ट्रीय फैक्ट्रियों की स्थापना भी होगी। तो नेशनल असेंबली आ गया फिर से, उसने इन तीनों मांगों को कहा कि इन तीनों मांगों को पूरा किया जाएगा। तो हम लोग अब लास्ट टॉपिक पे आते हैं, 1848 की उदारवादी क्रांति। तो 1848 में जो भी क्रांति होती है तो उसमें किसान और जो श्रमिक हैं वो तो विद्रोह कर ही रहे हैं, लेकिन इसमें उन्हें किसका साथ मिला? इसमें मिला उन्हें मध्य वर्गों का साथ, जो कि साक्षर हैं, पढ़े लिखे हैं और एक तरीके से दिमागी डायरेक्शन भी इनको मिलता है। इसमें कौन जुड़े होते हैं? किसान, श्रमिक प्लस मध्यवर्गीय साक्षर, या फिर लिख दिया जाए बुद्धिजीवी। अब ये जो मध्यवर्गीय होते हैं ये किन किन इलाकों के होते हैं? पोलैंड, जर्मन, इटली और ऑस्ट्रिया हंगरी। ठीक है, तो ये सब जो इलाके थे इनको स्वतंत्र राष्ट्र नहीं माना गया था, इसलिए इन इलाकों पे इन इलाकों के जो मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी थे वो भी साथ में आंदोलन कर रहे थे। अब इनकी मांगे क्या क्या थी? पहला तो जो भी शासन करेंगे वो संविधान के अंतर्गत रहकर करेंगे, संविधानवाद और राष्ट्रीय एकीकरण होगा। ठीक है, दूसरा प्रेस की स्वतंत्रता, ताकि जब भी सरकार ऐसा कुछ कदम उठाए जो लोगों को ठीक नहीं लगे तो प्रेस द्वारा इसे सभी लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। और तीसरा संगठन बनाने की आज़ादी, तो पहले ऐसा नहीं था, संगठन नहीं बना सकते हैं, तो इनको ये तीनों अधिकार चाहिए थे। अब यहाँ पर अभ्यास में एक टॉपिक आता है फ्रैंकफर्ट संसद के बारे, तो वो इस चीज़ में कवर हो जाएगा। फ्रैंकफर्ट क्या है? फ्रैंकफर्ट है वास्तव में एक शहर, तो वहाँ पे एक संसद निर्माण हुआ था। तो ये क्या था? तो यहाँ पर एक घटना होती है, 18 मई 1848 में 831 प्रतिनिधि, जितने भी सक्रिय नागरिक चुने हुए थे, जो कि 831 की संख्या में थे, ये सभी फ्रैंकफर्ट शहर जाते हैं और वहाँ पर जाके ये संसद बनाते हैं, अपने जितना भी समूह है वो मिलकर। और ये जो मीटिंग होता है वो कहाँ होता है? सेंट पॉल चर्च में, जहाँ पर संविधान का प्रारूप बनाया जाता है कि कौन कौन से नियम जो होंगे अभी हमारे जो क्षेत्र हैं उसमें लागू होंगे। ठीक है, आगे हम लोग लिखते हैं।
तो 18 मई 1848 को फ्रैंकफर्ट शहर में 831 प्रतिनिधि सेंट पॉल चर्च में क्या करते हैं? संविधान का प्रारूप बनाते हैं। तो संविधान का प्रारूप बनाया जाता है। तो अब ये है कि अब ये हमारे जितने भी संसद के प्रतिनिधि होंगे उनके ऊपर एक नेता होना चाहिए। तो उस नेता के रूप में जो मेन प्रतिनिधि होना था, तो इसके लिए प्रशा का एक राजा जिसका नाम रहता है विल्हेम चतुर्थ, उसको ऐसा ऑफर किया जाता है कि आप क्या करो, आप हमारे ऊपर राज करो, लेकिन वास्तव में आप क्या करोगे? आप संविधान के नियमों के अंडर रहकर हम पर आप शासन करोगे। तो क्या होता है, अभी एक ट्विस्ट आएगा। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। प्रशा का राजा विल्हम चतुर्थ को सौंपा गया, क्या सौंपा गया? पद और संविधान का जो भी प्रारूप था। राजा कहता है कि मुझे अस्वीकार है ये जो भी चीज़ है, और ये किनका सपोर्ट करता है? जो इन चीज़ों का विरोध कर रहे थे कि संविधान के अंडर रहकर हमें जो भी है ऐसा शासन व्यवस्था हमें स्वीकार नहीं है। तो राजा उन लोगों का सपोर्ट करता है जो इन सभी लोगों का विरोध कर रहे थे। ठीक है, तो आपस में तकरार हो जाती है। लिखते हैं, राजा क्या करता है? अस्वीकृति, कुलीन सेना का सपोर्ट, अब क्या होता है? मध्य वर्ग का जो भी कारीगर और मध्य वर्ग थे, किसान थे, कारीगर थे, सबने मिलकर बनाया था ये संसद। तो मध्य वर्ग क्या कहता है कि किसान और श्रमिक आपकी जो भी मांगे हैं हम पूरी नहीं करेंगे। मतलब इन्होंने जो संघ बनाया था वो आपस में ही भिड़ गया। एक कहता है कि हम आपकी मांग पूरी नहीं करेंगे और एक कहता है कि हम आपकी मांग पूरी नहीं होने देंगे। तो इनमें आपस में ही बहस छिड़ जाता है, जिससे क्या होता है? असेंबली भंग हो जाती है। लिखेंगे, मध्य वर्ग और किसान श्रमिक, इनमें क्या हो जाता है? अस्वीकृति हो जाती है आपस में ही मांगों को लेकर। ठीक है, तो आगे हम लोग लिखते हैं, आगे क्या हुआ? आगे इनकी जो खुद की बनाई हुई असेंबली थी वो खुद के बहस के कारण ही भंग हो जाती है, और एक तरीके से जो विद्रोह होता है, एक तरीके से क्या, पूरे तरीके से असफल। अब पॉइंट भी है महिलाएं, तो वो फर्स्ट पॉइंट था, ये सेकंड पॉइंट है। महिलाओं की स्थिति वैसी की वैसी, बेचारी आंदोलन में हिस्सा ले रही हैं, सपोर्ट कर रही हैं नेशनल असेंबली को, लेकिन फिर भी जो संसद बना था उसमें इन्हें जो भी बहस होना था, जो भी विचार इधर उधर होने थे, उन्हें बस इसे देखने का अवसर दिया गया था। तो वोट का अधिकार अभी भी नहीं मिला है, वोट से वंचित। हालांकि सक्रिय रही ये आंदोलन में। ठीक,
तो क्या हुआ, असेंबली तो भंग हो गई, लेकिन अब राजा को समझ आने लगा था कि बार बार इस प्रकार से क्रांति होते रहेगी, तो एक तरीके से क्या करना है, हमें कुछ कुछ बातें जो हैं वो जनसाधारण और मध्य वर्ग की मान लेनी चाहिए। तो इसके लिए कुछ रियायत दे दिया गया, कुछ कुछ उनकी बातें भी सुन ली गई, और इसके अलावा भूदासत्व खत्म कर दिया गया और बंधुआ मजदूरी जो थी वो भी समाप्त कर दी गई। तो एक तरीके से नेगोशिएशन हुआ और कुछ चीज़ें उनकी मानी गई और बाकी जो अपना राजतंत्र चल रहा था वो चलते ही आ रहा था। तो क्या होता है, राजा द्वारा भूदासत्व और बंधुआ मजदूरी की समाप्ति कर दी जाती है, कुछ रियायतें दे दी जाती है। इस तरीके से ये सेटलमेंट जो था वो कंप्लीट हुआ। ओके, अब अगला टॉपिक हम लोग अगले वीडियो में कवर करते हैं।